प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कॉम्पटन इफेक्ट बताऊंगा। एक्चुअली में कॉम्पटन इफेक्ट बताने से पहले मुझे आपको थॉमसन इफेक्ट और रमन इफेक्ट थोड़ा सा बता देना चाहिए, जिससे आप लोगों को कॉम्पटन इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए थॉमसन इफेक्ट और रमन इफेक्ट के बारे में। रमन इफेक्ट दैट मीन थॉमसन स्कैटरिंग एंड रमन स्कैटरिंग। ओके, कॉम्पटन इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि थॉमसन स्कैटरिंग क्या होता है, रमन स्कैटरिंग क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई फोटॉन या रेडिएशन किसी मैटर पे इंसिडेंट होता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब इंसिडेंट रेडिएशन इस मैटर पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे इस इंसिडेंट रेडिएशन की स्कैटरिंग हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी ये, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। इस डायरेक्शन पे स्कैटर्ड हो सकती है, इस डायरेक्शन पे, मतलब डिफरेंट कोई भी डायरेक्शन पे स्कैटर्ड होगी। कुछ सीधी ऐसे चली जा सकती है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो होता यह है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन था उसकी वेवलेंथ लैम्डा था, ठीक है। अब जो आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब थॉमसन स्कैटरिंग में थॉमसन जी क्या कहते हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा है वो स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा डैश के इक्वल होती है, कोई चेंजेस नहीं आता है। अधिकांश स्कैटर्ड रे में क्या होती है, कोई चेंजेस नहीं आते वेवलेंथ में। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। एक आंख होगा 100 में एक आंख जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन से कम ज़्यादा होता होगा, थोड़ा सा तनिक, नहीं तो किसी की भी वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट होता है, इस तरीके की जो स्कैटरिंग होती है कि आफ्टर स्कैटरिंग जो स्कैटर्ड रे की वेवलेंथ होती है वो इक्वल आ जाए इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ के, तो उसे हम कहते हैं थॉमसन स्कैटरिंग। ओके, इतनी बात समझ में आती है थॉमसन स्कैटरिंग। अगर थॉमसन स्कैटरिंग समझ में आ गए तो हम देखेंगे कि रमन स्कैटरिंग क्या होती है। रमन स्कैटरिंग, तो रमन स्कैटरिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा थॉमसन स्कैटरिंग पे कि लैम्डा इक्विवेलेंट टू लैम्डा डैश आता है, समझ में आया, इक्विवेलेंट टू लगभग इक्वल, ठीक है, यहाँ पे बराबर रहती हैं। और अब रमन स्कैटरिंग में देखते हैं कि यही, अब आपको यहाँ पे देखते हैं कि रमन स्कैटरिंग जो होती है वो इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन पे होती है, ठीक है। तो मान लो इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन पे ऐसा इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट हुई उस मैटर पे इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू, और इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, हमने सपोज कर लिया। और फोटॉन के पास एनर्जी एच न्यू होती ही है। आफ्टर स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी इंसिडेंट रेडिएशन। और इस तरीके से इंसिडेंट रेडिएशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, कुछ सीधी रेखाओं में भी चली जा सकती हैं, स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे रमन जी ने क्या ऑब्जर्व किया, रमन जी ने यह ऑब्जर्व किया कि जब हम इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन पे इंसिडेंट रेडिएशन को उस मैटर पे इंसिडेंट कराते हैं, तो इस इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, इस इंसिडेंट रेडिएशन की स्कैटरिंग हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि जो स्कैटर्ड रेज हैं, स्कैटर्ड रेडिएशन है, उनकी वेवलेंथ, ये क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से डिफरेंट आती है, दैट मीन्स अधिक हो जाती है। लैम्डा डैश क्या हो जाती है, लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये हो जाता है। अच्छा, तो अब लोगों ने पूछा कि भाई ये बताओ कि वेवलेंथ में ये जो चेंजेस आई है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से ग्रेटर देन क्यों आ गई। तो उन्होंने आगे प्रैक्टिकल करके देखा और उन्होंने देखा कि यहाँ पे जब हम इस मैटर को चेंज कर देते हैं, मान लो सपोज दैट एक कार्बन था, अब दूसरा मैटर ले लिया हमने, तो इन दोनों की वैल्यू जो वो चेंज हो जाती थी। फिर दूसरा मैटर हमने बदल के देखा, तो मतलब रमन जी ने देखा बदल के, तो फिर और दूसरी डिफरेंट वैल्यू आ जाती थी। तो उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, ये इस बात पर डिपेंड कर रही है कि यहाँ पे मैटर कौन सा आपने लिया है। मैटर अगर आप बदलते हैं, यहाँ पे मैटर बदलते हैं, पदार्थ बदलते हैं, तो आपकी जो वेवलेंथ में जो चेंज है वो भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ वेवलेंथ जो है, चेंज ऑफ
वेवलेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन दिस मैटर, ओनली ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर डिपेंड कर रहा है यहाँ का वेवलेंथ चेंजेस। तो इस तरीके का जो स्कैटरिंग होता है उसे हम कहते हैं रमन स्कैटरिंग। आपने देखा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, यहाँ पे चेंजेस आता है लेकिन इस मैटर पर डिपेंड करता है वो चेंजेस, तो इसे हम रमन स्कैटरिंग कहते हैं, इसे थॉमसन स्कैटरिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे अपना जो टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, अब कॉम्पटन इफेक्ट की तरफ आते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट, अब देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन चलती हैं, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन चलती हैं, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से, और क्या हो जाती है यहाँ पे आके इंसिडेंट हो जाती हैं। इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा सपोज हमने कर लिया, और इस मैटर पे आके इंसिडेंट हुई और इस डायरेक्शन पे क्या हो गई, ये इस डायरेक्शन पे ऐसे स्कैटर्ड हो गई, और एक्चुअली में क्या हुआ, इस डायरेक्शन पे स्कैटर्ड हो गई है इस तरीके से, ये ऐसा इस डायरेक्शन पे स्कैटर्ड होगी। इसकी वेवलेंथ हमने मान लिया लैम्डा डैश है। अब हुआ ये कि जब ये इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ इंसिडेंट हुई तो इसके पास, आप जानते हो फोटॉन है तो इसके पास एनर्जी है एच न्यू। अब एच न्यू एनर्जी है तो ये जब इसमें इंसिडेंट होगी तो निश्चित तौर पे इस कार्बन आइटम की या फिर जो भी आइटम हमने लिया है, और आपको मैं बता दूं कि कॉम्पटन इफेक्ट जो होती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग जो होती है एक्स रीजन पे होती है, ठीक है, एक्स रीजन पे होती है, एक्स विकिरण क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पे इस कार्बन आइटम को अपनी एनर्जी की कुछ अंश दे देता है, और ये कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है इस एनर्जी से, और वो इस डायरेक्शन पे क्या हो जाती हैं, इजेक्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास मास भी होगा, तो ये मूविंग मास m मान लिया, वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पे मूव करना चालू कर देंगे, इजेक्ट हो जाता है, इस कार्बन को छोड़ के इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाती है। अब एक्चुअली में क्या हुआ, जो ये इंसिडेंट रेडिएशन है एच न्यू एनर्जी वाली, वो यहाँ पे जब इंसिडेंट हुई तो उसकी एनर्जी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक रेडिएट जो स्केटर्ड रे है उसको प्रोवाइड हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में बे हो गई। दोनों का सम करेंगे तो इस एनर्जी की इक्वल आ जाएगी। अब ये जो रेडिएशन होती है दो टाइप से यहाँ पे काम करती है। पहला एक होती है मॉडिफाइड रेडिएशन, ये क्या होती है, मॉडिफाइड, और दूसरा क्या होती है, अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन की एलोंग नहीं जाती है, इस डायरेक्शन पे नहीं जाती है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे स्कैटर्ड हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड, ठीक है। और अनमॉडिफाइड क्या होगा, अनमॉडिफाइड क्या होगा, जो इस डायरेक्शन पे बिना चेंजेस का, इसकी वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ होगी वही वेवलेंथ सेम रखे हुए इस डायरेक्शन पे ऐसे ये आगे चली जाएंगी, इसे हम कहेंगे अनमॉडिफाइड रेडिएशन, ठीक है। तो मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड रेडिएशन हो जाती है। इतनी बात अगर समझ में आती है तो हम आगे चलते हैं। अब देखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इससे कुछ एंगल बनाते हुए इजेक्ट हुआ है, तो हम मान लेते हैं फाई एंगल है, और यहाँ पे स्कैटर्ड रे जो है वो भी इसके साथ कोई एंगल बनाते हुए गया होगा, तो हम देखते हैं कि थीटा एंगल बनाते हुए गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि रमन स्कैटरिंग में क्या हो रहा था कि यहाँ पे चेंज ऑफ वेवलेंथ जो होती है लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा जो आ रहा था वो इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि यहाँ पे मैटर कौन सा आपने लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन ने क्या देखा कि ये जो चेंजेस है ना ही इस मैटर पे डिपेंड करती है, ना ही इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एंगल पर डिपेंड करती है। इसको कॉम्पटन एंगल कहते हैं, ठीक है, सॉरी स्कैटरिंग एंगल कहते हैं इसको, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, परकिंसन कोण है, इस कोण पर डिपेंड करती है। इस कोण को अगर मैं छोटा कर दूं तो इस वेवलेंथ में चेंजेस दूसरा आ जाएगा, बड़ा कर दूं तो और दूसरा आ जाएगा, और बड़ा कर दूं तो और दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा जो आ रहा है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ थीटा स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रहा है। किस पे, स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा था दोस्तों, इस पे, यहाँ पे डिपेंड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ मैटर पे, मैटर पे डिपेंड कर रहा था। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब देखना, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना। इसकी एनर्जी एच न्यू थी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू डैश। समझ में आया, एच न्यू डैश। तो जो ये एनर्जी है,
मान लो इसके पास जो एनर्जी थी वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी, वो दो भागों में बट गई, तो निश्चित तौर पे इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी से कम होगी, क्योंकि इसकी जो फुल एनर्जी है इसकी और इसकी एनर्जी की एडिशन के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एच न्यू डेस जो है वो लेस देन है एच न्यू से। यही बात आती है ना समझ में। अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगी, न्यू इक्वल टू क्या जानते हैं हम, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा जानते हैं ना। तो वेवलेंथ के फॉर्म में न्यू की जगह पे हम सी अपॉन लेमडा रख देंगे तो वेवलेंथ के फॉर्म में हो जाएगा। तो एच सी अपॉन लेमडा लेस देन हो जाएगा लेमडा डेस एच सी अपॉन लेमडा के। समझ में आया इतनी बात भाई। एस सी अपॉन लेमडा डेस लेस देन है एस सी अपॉन लेमडा, क्योंकि ए एनर्जी जो है इसकी है और ए एनर्जी क्या है इंसिडेंट रेडिएशन की। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा था, क्योंकि यही तो दो भागों में विभक्त हुई है। तो जब ये कुछ एनर्जी इसकी कुछ एनर्जी लेके इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई है तो निश्चित तौर पे इसकी एनर्जी से कम है। ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूँगा कि कोई पूछे कि भैया ये बता दो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम क्या हो जाएगी, तो मैं बोलूँगा कि उसकी मोमेंटम क्या है एम भी, क्योंकि मास उसके पास मूविंग मास एम है और वेलोसिटी वी है। तो आप जानते हो मोमेंटम की फार्मूला होती है एम भी। तो आप अब जब इतना समझ गए हो तो अब कोई बोले कि भैया ये बताओ कि जब यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, वो काइनेटिक एनर्जी लेके इस डायरेक्शन पे इजेक्ट हुई होगी। तो अब ये बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो वेरी सिंपल, हम आइंस्टाइन की अपेक्षितता सिद्धांत से रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगी, ई के इज इक्वल टू दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इजेक्शन इलेक्ट्रॉन ना। ठीक है, ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी उस इजेक्शन इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ठीक है, जहां पे क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है आपकी मूविंग मास। क्या होती है, ये मूविंग मास होती है उस इलेक्ट्रॉन की मूविंग मास। और ये क्या हो जाती है आपकी रेस्ट मास। समझ में आया, रेस्ट मास। जब इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में होता है, मतलब रेस्ट में होता है, उस टाइम उसकी मास इतनी होती है, और जब वो मूव करने लगता है उस टाइम इसकी मास इतनी हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है और जो स्कैटर्ड रे है वो रेडिएशन है उसकी एनर्जी, और इजेक्ट इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी अगर मैं सम करूं तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के बराबर आ जानी चाहिए, इक्वल आ जानी चाहिए। तो अब तब तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करेगा। तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे कॉमन सेंस से देख पाओगे कि ये एनर्जी कुछ अपनी एनर्जी की कुछ पार्ट्स इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में व्यय की, और कुछ पार्ट्स किस में वेस्ट की, स्कैटर्ड रे के रूप में स्कैटर्ड हो गई। तो निश्चित है कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसके बराबर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो एच न्यू है, जो एच न्यू है वो किसके बराबर है, एच न्यू डेस, मतलब स्कैटर्ड रे की स्कैटर्ड रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी प्लस किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन। यही तो होना चाहिए ना कि जितनी इसके पास एनर्जी थी कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको दे दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गई। अब मैं एच न्यू डेस को इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल मैथ्स, एच न्यू माइनस एच न्यू डेस इक्वल टू क्या हो गया भैया, ई के। यहाँ पे ई की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, निकाले हैं पीछे, एच न्यू डेस इक्वल टू क्या, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इतना बात समझ में आता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। इसको हम कह देंगे दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगाया तो इक्वेशन 1 हमने अचीव कर लिया। अब हमें इक्वेशन 2 अचीव करनी है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम अचीव करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट रेडिएशन थी इसी की डायरेक्शन पे, यहाँ पे तो मैटर थी, इसी की डायरेक्शन पे हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे एक बार, तो इक्वेशन 2 अचीव हो जाएगी। एक बार इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, इक्वेशन 3 अचीव हो जाएगी। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग दी
इंसिडेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कैसे हम अप्लाई करेंगे और परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रेडिएशन कैसे अप्लाई करेंगे, ये समझने योग्य बात है। तो समझ लेते हैं पहले। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएंगे तो हम मोमेंटम की फार्मूला क्या जानते हैं? मोमेंटम की फार्मूला क्या जानते हैं? डी ब्रोगली सिद्धांत से P इज इक्वल टू क्या होती है? एच अपॉन लेमडा होती है कि नहीं होती है? एच अपॉन लेमडा होती है कि नहीं भैया? तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? एच अपॉन, अब अभी भी मैंने बताया था कि जो आपकी न्यू इज इक्वल टू क्या होती है? C अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? न्यू बाई C इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 अपॉन लेमडा, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन लेमडा की जगह पे हम क्या रख पाएंगे? यहाँ पे देखो 1 अपॉन लेमडा है, 1 अपॉन लेमडा की जगह पे क्या रख जाएंगे? न्यू बाई सी नहीं रख देंगे क्या? न्यू बाई सी रख देंगे 1 अपॉन लेमडा की जगह पे। देखो 1 अपॉन लेमडा की जगह तो एच न्यू बाई सी, ये क्या हो जाएगी? मोमेंटम आ जाएगी। अब देखना यहाँ पे, अब ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इसकी डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं हम कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर मुझे लेनी है तो ये जो स्कैटर्ड रे है इसकी कंपोनेंट मुझे निकालनी पड़ेगी, और ये जो इजेक्ट जो हुई है, इजेक्शन इलेक्ट्रॉन है, इसकी कंपोनेंट निकालनी पड़ेगी। तो आपको मैं बता दूं कि कंपोनेंट निकालते समय आप ये ध्यान रखना कि जो एंगल जिस एक्सिस के साथ चिपका रहेगा उसके साथ कॉस आ जाता है, और जिसके साथ नहीं चिपका रहेगा उसके साइन आ जाता है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इसकी कंपोनेंट निकालेंगे तो इसकी जो क्या बोलते हैं मोमेंटम है, तो क्या है? एच न्यू डैश बाई सी। क्या हो जाएगी? एच न्यू डैश बाई सी। तो ये क्या हो जाएगी? एच न्यू डैश बाई सी। और उसके साथ क्या मैंने बोला कि जिस के साथ चिपका रहता है उसके साथ क्या आता है? कॉस थीटा। ओके, और इसकी कंपोनेंट क्या हो जाएगी? एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। इतनी बात समझ में आती है? हमने कंपोनेंट निकाल लिया। अब इस इजेक्शन इलेक्ट्रॉन की भी कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेगी ना। तो इसकी एक्स डायरेक्शन तो यही है, सेम है, कॉमन है, लेकिन वाई डायरेक्शन तो है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो जाएगी। नेगेटिव वाई डायरेक्शन है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन था, समझ में आया? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन था। तो अब यहाँ पे अब ये एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ ही चिपका है, इसका मतलब इस डायरेक्शन पे इसकी कंपोनेंट क्या निकल जाएगा? इसकी क्या है? कंजर्वेशन मोमेंटम हमें निकालनी है, तो मोमेंटम के टर्म पे ले रहे हैं, तो एम भी कॉस फाई एंगल के साथ हम निकाल रहे हैं ना, कॉस फाई। और इस डायरेक्शन पे क्या हो जाएगी? एम भी साइन फाई। समझ में आया? इतनी बात समझ में आती है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग दी एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और अलोंग दी इंसिडेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगर लगाएंगे तो इस डायरेक्शन पे, तो इसकी कितनी मोमेंटम थी और इसी डायरेक्शन पे कितनी और मोमेंटम है इसके स्कैटरिंग के बाद। तो हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन पे 2 मोमेंटम है, तो इन दोनों की एडिशन यहाँ पे जो मोमेंटम है उसके बराबर आएगी। एक पहली बात। तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दूसरी बात देखना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जब लेंगे तो यहाँ पे देखो इस रीजन से इधर तो कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई मोमेंटम नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे यहाँ पे क्या है? मोमेंटम 0 है। लेकिन इस रीजन के बाद इधर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक मोमेंटम ए है और एक मोमेंटम ए है। समझ में आया? इन दोनों को एडिशन करेंगे, इधर 0 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इक्वेशन 3 मिल जाएगी। चूंकि आगे चलते हैं, जब वो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो इस डायरेक्शन पे करते हैं, यहाँ पे इसकी मोमेंटम कितनी थी, यहाँ पे इसकी मोमेंटम कितनी थी। अब हम क्या लगा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी मोमेंटम कितनी है? एच न्यू बाई सी। समझ में आया? एच न्यू बाई सी। और इज इक्वल टू किसके बराबर हो जानी चाहिए? इस डायरेक्शन पे, इस स्कैटरिंग के बाद इस डायरेक्शन पे कितने मोमेंटम है, सबका एडिशन। तो एक मोमेंटम ए है और एक मोमेंटम ए है, तो क्या हो जाएगी? एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस एम भी कॉस फाई। इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? एक किस डायरेक्शन पे हुआ? along the direction of incident radiation। अब हम क्या कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ लगाएंगे? along the perpendicular to the direction of इंसिडेंट रेडिएशन। समझ में आया इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो देखना, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे तो कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर दो मोमेंटम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रेडिएशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे क्या हो जाएगी? मोमेंटम 0। और आफ्टर स्केटरिंग जब ए स्केटर्ड है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे दो मोमेंटम हमें दिख रहा है। यहाँ पे देखो वाई, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई पे, तो पॉजिटिव वाई पे क्या है? एच न्यू डेज बाई सी और क्या? साइन थीटा। और यहाँ पे देखो, ये चूंकि पॉजिटिव एक वाई डायरेक्शन पे था तो हमने पॉजिटिव लिया, और यहाँ पे चूंकि ये मोमेंटम क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन पे था, हम इसे नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव एम भी साइन फाई। समझ में आया? इक्वेशन थर्ड। 1 2 3 इक्वेशन, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने एक इक्वेशन अचीव कर लिया, एक अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्या हो? इक्वेशन 2 हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर हमने अप्लाई किया अलोंग द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और इक्वेशन थर्ड हमने अचीव कर ली। अब इससे आगे हम चलेंगे और कॉम्पटन शिफ्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट निकालने की कोशिश। अब ध्यान से देखना, जो इक्वेशन 2 और थर्ड है, इसमें हमें फाई और थीटा दिख रहा है। चूंकि हमें कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है, और आप स्कैटरिंग एंगल मैंने क्या बताया हुआ था कि थीटा होती है, तो इस फाई को इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है? हटाना है। ठीक है, हमें इस फाई को किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट कर देनी है, कैसे भी इसको हटा देनी है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखना, यहाँ पे इक्वेशन 2 और थर्ड को दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देनी है हमको, तो हट जाएगा। ठीक है, कैसे कर? इक्वेशन 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डेस बाई सी कॉस थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? एम भी कॉस फाई। ऐसे भी लिखा जा सकता है इक्वेशन 2 को। और इक्वेशन थर्ड को क्या लिखा जा सकता है? इक्वेशन थर्ड को क्या लिखा जा सकता है? क्या हो जाएगी? एच न्यू डेस बाई सी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? एम भी साइन फाई। तो इक्वेशन 2 और थर्ड को स्क्वायर करके हम बोथ साइड स्क्वायर करके क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो बोथ साइड को स्क्वायर करके ऐड करो, देखो क्या आता है। तो क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये देखो। और राइट हैंड साइड फिर ले लेता हूँ, प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, अब देखो इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? एच न्यू बाई सी